नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। त्योहारों के मौसम में राजनीति भी हावी हो जाती है। अब दिल्ली में छठ को लेकर एक तरफ चिट्ठियों को भेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने और दिशा निर्देशों के इंतजार में चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसमें सबसे आगे हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और कल बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उसकी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपकी तबीयत अब बेहतर होगी, कल चोट लग गई थी। जी निधि जी, मैं बिल्कुल अभी बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। कल मेरे कान में और थोड़ी गर्दन में चोट थी। एक छोटा सा बैंडेज अभी भी है, वो खास तौर से बहुत साउंड न जाए इसलिए है, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अयोध्या जी जा रहा हूँ जहाँ रामलीला में आज भाग लेना है। वो देखते हैं कि मैं भाग ले पाऊंगा कि नहीं, कैसे मेरा ड्रेस बनेगा, बट मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब सभी लोगों को ये सूचना हो जाए। जी मनोज जी, त्योहारों के मौसम में इतनी नाराजगी क्यों हो गई है? छठ त्योहार तो एक परंपरा के तौर पर श्रद्धाभाव से मनाई जाता है, लेकिन ये आदेश जो आया है दिल्ली सरकार की तरफ से वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक तरह से माना जाए। देखिए, हमारी एक तो पहले व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। पूरी लाखों लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो छठ करते हैं, जिनकी छठ में आस्था है निधि जी, वो सभी नाराज ही नहीं है, वो रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है। बहनें मिलती हैं, माताएं मिलती हैं, हमको पकड़ लेती हैं जो हम छठ यात्रा निकाले हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में छठ हो रही है। उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, गोवा में हो रही है, हरियाणा में हो रही है। देश के हर हिस्से में छठ हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही इसको बैन किया गया। और डीडीए में जो भी है वो स्टेट का अधिकार है कि वो क्या प्रपोजल देती है। तो हर जगह के स्टेट ने तो इसको माना कि नहीं, छठ भी कोरोना गाइडलाइन में हो। अब दिल्ली सरकार ने इसको नहीं दिया। इससे हम सब नाराज शब्द नहीं, व्यथित हैं। बहुत ही हम तकलीफ में हैं निधि जी। जी मनोज जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें सबसे ऊपर तो एलजी हैं। अगर वो कह देते तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, ये जो दलील दी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, वो सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आपने देखा होगा आज ही उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि मुझे दिशा निर्देश दीजिए। क्या ये दिशा निर्देश बैन लगाने के पहले नहीं मांग सकते थे? क्या ये दिशा निर्देश पहले नहीं मांग सकते थे जब इतने लोगों की आस्था को चोट पहुंचा करके मांग रहे हैं? और हर स्टेट को ही निर्णय करना है कि कोई भी गैदरिंग वाला कार्यक्रम किस तरह से होगा। ये स्टेट का पूरा अधिकार है। और दिल्ली के एलजी उसके भले अध्यक्ष हैं, लेकिन आप जानती हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से शासन कर रहे हैं। शराब के ठेके खोलने के लिए तो उन्होंने नहीं किसी से परमिशन मांगा। स्विमिंग पूल में नहाने के लिए परमिशन देने के लिए तो नहीं मांगा। और छठ तो सोशल डिस्टेंसिंग का त्योहार है निधि जी। कभी आप बात करेंगे तो इसमें मैं लोगों को समझाऊंगा कि छठ में व्रती को दूसरे से टच भी नहीं होना होता है, उसका प्रसाद जूठा नहीं होना होता है, फिर भी और जल में नहाना भी नहीं होता है, सिर्फ खड़ा होना होता है थोड़ी देर के लिए। तो ये मुझे नहीं, पूरे दिल्ली के छठ व्रतियों को ये बहुत आघात लगा है। मनोज जी, लेकिन जो आपकी व्यथा, नाराजगी जो आप कहें, वो मुस्लिम तुष्टीकरण तक कैसे पहुंच गई जो आपने चिट्ठी में लिखा है? बात यहाँ ऐसे क्या मामला बढ़ा? काफी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, वो मैंने कहा है कट्टरता मुस्लिम तुष्टीकरण, मैंने एक साथ नहीं लिया, लेकिन जो कई ऐसे कट्टर कार्य होते हैं जिनको कि वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं, उस पे वो हवा देने का काम करते हैं।
अब उसका एक बड़ा अर्थ है और ये जो उनके ऊपर दोष है वो जग जाहिर है। जब भी आप देखिएगा, कभी अगर डॉक्टर को जो कोरोना में काल कवलित हुए मृत हो गए, उनको सहायता देने की बात हो, तब भी आप देख सकती हैं तुष्टीकरण। इसके पहले जब उनके भी त्योहार होते हैं, हम तो कह रहे हैं कोरोना गाइडलाइन के साथ सबका त्योहार करो, हम मुस्लिम त्योहार करने के विरोधी नहीं है। हमने कहा कि उनके समय तो इनका कोई भी डीडीएमए को प्रपोजल नहीं जाता। आप थोड़े दिन पहले बकरीद गई है, जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक थी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर त्योहार मना रहे हैं तो मनाने दो, कोरोना से हम बचे हुए हैं, हमें गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लाइन कहनी पड़ी है। निधि जी, अब आखिर में सवाल, क्योंकि आप रास्ते में अयोध्या जा रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपने जो विरोध प्रदर्शन किया उसमें आपने दिल्ली में बीजेपी में एक तरह से नई जान फूंक दी है, जिंदा कर दिया, क्योंकि बीजेपी तो दिल्ली में गायब हो गई थी। नहीं, वो शायद भूल रहे हैं। देखिए, यही होता है ना, जिनको सत्ता का नशा हो जाता है उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। 7 सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी आज जिंदा हुई है। एमसीडी में लगातार 3 बार से बीजेपी है, क्या बीजेपी अभी जिंदा हुई है? बीजेपी हमेशा एक समान भाव से सबको देखना चाहती है। इसीलिए हमने कहा है कि आप अरविंद केजरीवाल जी जिद छोड़िए और तुरंत एक प्रपोजल दीजिए डीडीएमए को, और छठ भी कोरोना गाइडलाइन के साथ करने का परमिशन दीजिए। इस पर इतनी राजनीति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप जुड़े, आप रुककर जुड़े हमारे साथ, एनडीटीवी से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी। तो बहरहाल ये मामला जो है, क्योंकि दिल्ली के स्थानीय चुनाव, एमसीडी चुनाव करीब आ रहे हैं, तो चुनावों से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रही है बीजेपी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की हार तय है, इसलिए बीजेपी जबरन इसे मुद्दा बना रही है। से लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा शायद मिल जाए। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, बुरी तरह से लोग उनके खिलाफ है। पूरा दिल्ली जिस तरह से कूड़ा कूड़ा हुआ है, पिछले 15 सालों में जिस तरह से पहाड़ कूड़े का भाजपा ने दिया है, आज दिल्ली बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो उनको लगता है कि शायद इसी बहाने हम दोबारा अपनी राजनीति को चमका लें। दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का ये जवाब है बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर। बीजेपी छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की मांग के साथ ही इस बारे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसी मांग पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को घायल हो गए थे, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी और मंगलवार शाम को डिस्चार्ज होने के बाद बुधवार को अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल अदा करने के लिए चले गए। बुधवार को मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि उनकी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। छठ पर्व पर भी रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, क्योंकि छठ मात्र पूर्वांचलियों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि ये भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे इस प्रकार से हिंदू विरोधी रुख अख्तियार करना आपको शोभा नहीं देता है। 2 बातें हैं। पहली, दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर को ही आदेश देकर सार्वजनिक रूप से छठ मनाने पर रोक लगा दी थी, तो अब क्यों वो केंद्र सरकार से इस बारे में दिशा निर्देश मांग रही है। और दूसरी, अगर बीजेपी चाहे तो उपराज्यपाल केवल एक आदेश देंगे और दिल्ली में इस बार छठ सार्वजनिक रूप से धूमधाम के साथ मनेगी। बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इन्हीं दोनों बातों में राजनीति है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री को हटाने पर डटी है कांग्रेस। राष्ट्रपति से मिला आज प्रतिनिधिमंडल।
लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मिला। राहुल और प्रियंका गांधी समेत 5 नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग की और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कराने का अनुरोध भी किया। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। मांग की कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को हटाया जाए क्योंकि इस मामले में उनका बेटा आरोपी है। जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से रौंदकर मारने की वारदात के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी का दौरा भी कर चुके हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की। वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है। यूपी चुनाव में चंद महीने बाकी रह गए हैं और लखीमपुर मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक ले जाकर मोदी सरकार पर फिर दबाव बनाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद अभियुक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं हुई है। इस बाबत कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलाया है। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो इस बाबत सरकार से बात करेंगे, लेकिन इस मामले में कुछ करना न करना आखिरकार मोदी सरकार के हाथ में है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मुंबई से। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर कल भी सुनवाई होगी। कल दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। कोर्ट ने आज वकीलों की दलीलें सुनी। शाहरुख खान के बेटे की ओर से जो कोर्ट में दलीलें रखते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा है कि आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला। इसके पास ना ड्रग्स थे, ना ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा था, ना उन्होंने ड्रग्स खरीदी ना बेची। आर्यन को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, जो रिकवरी हुई उससे भी आर्यन का वास्ता नहीं है। और देश की बात में आगे रहेगा। पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी कई बरसों से रह रहा था दिल्ली में। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी कर उसकी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। इसके अलावा वो सेना के मूवमेंट की जानकारियां भी दे रहा था। संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ्तर में दिल्ली पुलिस के अलावा आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए पूछताछ कर रही है। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस को अशरफ से पूछताछ में पता चला कि वो पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में उसने करीब 10 जगहों की रेकी की है और इसकी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने 2011 में हुए दिल्ली हाईकोर्ट धमाके के पहले हाई कोर्ट की रेकी की थी। इसके अलावा वो इंडिया गेट, लाल किला,
और कश्मीरी गेट बस अड्डे की भी रेकी कर चुका है। वो जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों और उनके गाड़ियों की मूवमेंट की रेकी कर चुका है। वो सेना के गाड़ियों के नंबर कोड वर्ड में भेजता था और हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेता था। पुलिस के मुताबिक अशरफ अपने हैंडलर से संपर्क में आने के लिए मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए बहुत कम ही जुड़ता था। अशरफ को लगातार आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स फोटो के जरिए लोकेशन और अगला टारगेट बताते थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि जो हथियार अशरफ की निशानदेही पर बरामद हुए हैं वो इसे किसी को देने थे या खुद इस्तेमाल करने थे। मोहम्मद अशरफ 2004 में भारत आया। यहाँ पर बिहार में उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र हासिल किया। पकड़े जाने के पहले वो दिल्ली समेत कई शहरों में रहा। ऐसे में जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मध्य प्रदेश से खबर। बुजुर्गों की अनोखी दौड़ हुई, लोटे के साथ दिया खुले में शौच से बचने का संदेश। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। भोपाल से सटे फंदा कला गांव में एक अनूठी दौड़ हुई है। दौड़ में बुजुर्ग लोग हाथों में पानी से भरा लोटा लेकर 100 मीटर तक दौड़े। मकसद था खुले में शौच से मुक्ति के खिलाफ संदेश। हमारे बाकी जो यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और जो भागने वाले हैं, घर में इज्जत घर यानी शौचालय बना, फिर भी कई खुले में शौच जा रहे हैं। 100 मीटर की रेस में दौड़ी 55 से 60 साल की महिलाएं, लेकिन संदेश सबके लिए था। विनिंग पॉइंट पर पानी से भरा लोटा फेंका गया। संदेश दिया गया कि वो तो जिंदगी भर शौच के लिए बाहर गईं, बहुएं ऐसा न करें। रेस जीतने वाली राधा, मंजू और अर्पिता को उनकी बहुओं ने ही मेडल पहनाया। बहुत सही आकी का हमने बहुत परेशानी उठाई, आप मत उठाना। अच्छा लगा साहब हमको तो। मकसद भी अच्छा था कि अपने देश को अच्छा रखना चाहिए, बच्चों को अच्छा रखना चाहिए, बहुओं को भी अच्छा से रखना चाहिए, अपना परिवार सुखी रहे, सब अच्छे रहें। भोपाल में लगभग सभी 187 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। बावजूद इसके कई गांवों में कुछ महिलाएं खुले में शौच करने जा रही हैं। फंदा गांव में भी यही हालात थे, इसलिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। ये सासें एक्चुअली इस गांव की पहले बहू थी, उन्होंने बहुत झेला है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मैं जिंदगी में लोटा लेके जाती रही, अब मेरी बहू नहीं जाएगी। ये एक संकल्प है एक महिला का जो अपनी परिवार की दूसरे घर से आई वाली बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। तो एक नई शुरुआत है हमारी भारतीय समाज में भी कि अब सासें बहू के लिए खड़ी हो रही हैं। हमने बहुत बार देखा कि माँ बेटी के लिए खड़ी हो रही है, बट जब सास बहू के लिए खड़ी होती है तो फिर इस समाज को, इस देश को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों को यह खबर हास्यास्पद लग सकती है, कुछ नाक भौं भी सिकोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप महानगरों से अपनी खिड़कियां खोलेंगे तो समझ पाएंगे कि जिस राज्य में शौचालय को इज्जत घर और जहां पर खुले में शौच की वजह से हत्या तक हो जाए, वहां ऐसी खबरों के और ऐसे अभियान के क्या मायने हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।